कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं रामबाण की एक और नई क्लास लेकर। जल्दी से एक बार सभी शेयर करके लाइव जुड़ जाइए। आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है वो साइंस की रहने वाली है और इसमें 60 प्रश्न रहेंगे। तो आप अंत में कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं और आज की ये क्लास कैसी रही। आज का जो टारगेट है वो देता हूं आपको 52+ का। 52+ से जितने भी प्रश्न होंगे उसकी तैयारी बेहतरीन है और ये स्पेशल रूप से 15 जनवरी एग्जाम के लिए स्पेशल है। तो वो सभी जुड़ जाइए और अपने साथियों को लाइव जोड़ लीजिए ताकि आपको पता लग सके आपकी तैयारी कितनी है। और 1 जनवरी का जो वेट आप कर रहे हो वो जल्द ही खत्म होने वाला है। आपके सामने ब्रह्मास्त्र सीरीज आने वाली है। तो कल आपके सामने ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो ओपन हो जाएगी, उसकी घोषणा कर देंगे किशन सर। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है वो लेना चाहते हैं तो आप एडुकृष्णा ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब दो। मायोपिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ये दोष किन से संबंधित है? मानव नेत्र से संबंधित है। तो आपका उत्तर तो है वो बी राइट हो जाएगा, यानी कि नेत्र से संबंधित है। अब इसके निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। यह भी आपको याद करना। एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसका निवारण किसके माध्यम से होता है वो भी बताइए। इसका निवारण होता है उत्तल लेंस। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। तो आपको पूछा है कि मायोपिया रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो आंख यानी कि नेत्र को प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना। गले से एक याद रखना, गोइटर रोग, या जिसे हम गलगंड भी कहते हैं। गलगंड रोग भी गोइटर को कहते हैं या घेंगा रोग भी कहते हैं। ये गले को प्रभावित करता है जो कि आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, क्या जल में घुलनशील विटामिन है? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जल में घुलनशील कौन सा है, एक वसा में घुलनशील कौन सा है। देखो जल में घुलनशील आप याद रखना बी सी। बी और सी है वो किसमें? जल में घुलनशील है। और बात करें वसा में घुलनशील, तो आपको याद रखना KEDA ये है। ये किसमें? ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपको पूछा है जल में घुलनशील, तो देख लो बी या सी में से कौन सा ऑप्शन है। तो आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका उत्तर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी, सी। और वसा में घुलनशील KEDA। ये आपको सभी याद रखने हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, क्या कोशिका के केंद्रक की खोज, यहां लिख लीजिए कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? देखो आपको पूछा है कोशिका के केंद्रक की खोज। कोशिका की खोज तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसकी? कोशिका की तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में। ये तो आपको पता है कोशिका की खोज की थी। आपको पूछा है कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। एक प्रश्न आता है कि डीएनए कहां मौजूद होता है? डीएनए है ये कहां मौजूद होता है? तो डीएनए कहां पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये आपको याद रखना, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। क्या? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है। एक होता है आरएनए जिसका राइबोज या राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। दोनों आपको याद रखने हैं।
इसका तो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और इसका होता है राइबोज या राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न नंबर 4 आपके सामने क्या दे रखा है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान है, उसका पिता किसे कहा जाता है। तो मैंने कई बार आपको बता दिया है, देखो मेंडल तो आनुवंशिकता, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के संबंध में नोबेल पुरस्कार मिला था, यह भी आपको याद रखना है। जीन संश्लेषण से संबंधित अगर कोई पूछ ले तो आपको हरगोविंद खुराना करना है। अरस्तु की बात करें तो जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान दोनों का कौन है, अरस्तु ही है। और वनस्पति विज्ञान तो थियोफ्रेस्टस है। आपको पूछा है वर्गीकी का तो कोरेलस लीनियस है, उसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 5 आपके सामने क्या दे रखा है, वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। जल्दी से बताओ वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। देखो लखनऊ की बात करें तो यहां है नेशनल बोटेनिकल गार्डन यानी कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, ये आपको याद रखना। अगर आपको पूछे नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहां स्थित है तो वो लखनऊ में स्थित है। देहरादून में है वो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहां, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है। अगर आपको कटक पूछे तो चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो कटक, यह आपको ध्यान रखना। और एक पूछा जाता है डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये कहां है तो ये है हरियाणा में, ये भी आपको याद रखना। ये दोनों तीनों जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, क्या मोनोजाइट किसका आयशक है। मोनोजाइट किसका आयशक है तो मोनोजाइट एक थोरियम का आयशक है। किसका, थोरियम का आयशक है, ये आपको याद रखना। आयोडीन चमकीली अधातु होती है, चमकीली अधातु, ये आपको याद रखना। और ये सोडियम मुलायम धातु होती है, मुलायम धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है। और इसको केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये नमी में आग पकड़ लेता है। अगर कार्बन की बात की तो आप सबको पता है 3 अपर रूप होते हैं, अपर रूप होते हैं किसके, कार्बन के, ये आपको ध्यान रखना। ग्रेफाइट है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अधातु होते हुए विद्युत का क्या है, सुचालक है। अगला प्रश्न नंबर 7 आपके सामने क्या दे रखा है, निम्न में से तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है। देखो आपके कम से कम 30 तक तो तत्व है वो याद होने ही चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इल्यूमिन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रूबिडियम, स्ट्रांसियम, हीट्रियम, जिर्कोनियम। देखो कम से कम, ये मैंने 50 तक बोले, कम से कम आपको 30 तक तो याद होनी चाहिए। अब आपको पूछा है 20 नंबर पर, देखो 20 नंबर पर होता है कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम होता है 20 नंबर पर, कैल्शियम। और आर्गन होता है ये 18 नंबर पर होता है, इसका नाम क्या है, आर्गन, ये आपको याद रखना। अगर क्लोरीन की बात करें तो ये 17 नंबर पर होता है, इसका नाम क्या है, क्लोरीन, ये आपको याद रखना। और ये क्या है, ये है निकल, निकल, कॉपर, जिंक, यानी कि कितने नंबर पर हो गया, 28 नंबर पे हो गया, ये आपको याद रखना। तो कम से कम आपको मतलब जो मेन तत्व है वो याद होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। जैसे यूरेनियम है तो वो 92 नंबर पर है, उस प्रकार से आप कुछ मतलब जो मेन तत्व जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो तो लगभग आपको याद है, होने ही चाहिए। तो ये इतना आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 8 आपके सामने क्या दे रखा है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम बताओ।
क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है? देखो, क्विक सिल्वर कहा जाता है किसको? पारे यानी कि मरकरी, जिसे हम Hg से दर्शाते हैं और जिसे क्या कहते हैं? पारद कहते हैं। ये आपको याद रखना, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है? पारद होता है। ये आपको याद रखना। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि पारे की मिश्र धातु, पारे की मिश्र धातु कौन सी होती है? तो वो होती है अमलगम। अमलगम है वो पारे की क्या है? मिश्र धातु है। अब एक है अमलगम, एक नाम और होता है अम्लराज। अम्लराज, अम्लराज की बात करें तो इसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हैं। ये अमलगम है, ये तो पारे की मिश्र धातु होती है, लेकिन जो अम्लराज है ये क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? एक्वारेजिया होता है। ये आपको ध्यान रखना। जल्दी से बताओ, अम्लराज है वो किन किन का मिश्रण होता है? अम्लराज है वो किन किन का मिश्रण होता है? तो आपको सबको पता है किन किन का होता है। जल्दी से बताओ, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl प्लस HNO3, ये किसका? इनका मिश्रण होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। कौन? अम्लराज। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, क्या एलिसा टेस्ट किस से संबंधित है? यानी कि जो एलिसा टेस्ट है वो किस रोग से संबंधित है? तो आप सबको पता है वो एड्स से संबंधित है। किससे? एड्स से संबंधित है। एड्स बीमारी है वो HIV से क्या होती है? फैलती है। ये आपको याद रखना। और 1 दिसंबर को, कब? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये आपको याद रखना। और परजीवी की बात करें तब आपको क्या करना है? अगर परजीवी की बात करें यानी कि प्रोटोजोआ की बात करें तो प्लाज्मोडियम, ये आपको याद रखना है। मादा एनाफिलीज के काटने से होता है और प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके कारण होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 10 नंबर क्या दे रखा है? निम्न में से उपधातु है। आपको बताना है कि उपधातु कौन सी होती है। 7 है वो मुख्य उपधातु होती है। कितनी? 7 मुख्य उपधातु होती है, जिनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूं, वो आपको याद रखना, पेपर में वहीं से आते। देखो, मरकरी और आयरन, ये तो क्या है? धातु है, यानी कि मेटल है। ये तो आपको ध्यान रखना। मरकरी है वो भी धातु है और आयरन यानी कि लोहा भी धातु है। ऑक्सीजन एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। आर्सेनिक है वो उपधातु है। आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया। ये इतनी तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से लगभग पिछले पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। क्या दे रखा है? मार्स गैस का रासायनिक नाम बताना है। मार्स गैस का रासायनिक नाम। मार्स गैस का सूत्र क्या होता है? CH4, जिसे हम कहते हैं मेथेन गैस। गैस तो आप ऑप्शन में देखो, हालांकि यहां नाम नहीं देना था, यहां देना था रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्योंकि नाम तो मेथेन गैस होता है, लेकिन ऑप्शन में सूत्र दे रखे तो वहां रासायनिक सूत्र देना था। यह आपको ध्यान रखना। नाम की बात करें तो मेथेन हो जाएगा, अगर सूत्र की बात करें तो CH4 हो जाएगा। NH3 है, ये अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया। ये आपको याद रखना। और मेथेन गैस, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन गैस होता है। तो लिख लीजिए, बायोगैस का मुख्य घटक का प्रमुख घटक, घटक क्या होता है? तो वो मेथेन ही होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन होता है। ये आप याद रख सकते हो। CH4, CO2 है, ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, क्या
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसके दो बुनियादी प्रकार होते हैं? गतिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² प्लस mgh, ये क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। इसका जो ये बुनियादी प्रकार किसके होती है? ये यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा के क्या होती है? बुनियादी प्रकार होते हैं, यानी कि बेसिक जो मतलब टाइप्स होते हैं। ये आपको याद रखना, किसके? यांत्रिक ऊर्जा के बेसिक टाइप्स होते हैं। कौन? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो आपको याद रखना, तो आपका उत्तर है वो सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। आपका जवाब सही हो जाएगा। 1/2 mv² है, ये तो गतिज ऊर्जा का सूत्र है, और mgh है, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सबसे पहले तो बात आती है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? नाम है मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी नाम है किसका? हमारी आकाशगंगा का नाम है वो है मंदाकिनी। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? ये सर्पिलाकार होती है। इस प्रकार से सर्प जो होता है ना, चलता है, उसकी आकृति होती है, यानी कि सर्पिलाकार होती है हमारी क्या? आकाशगंगा। मंदाकिनी है, उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? सर्पिलाकार की होती है। अगला प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। क्या? एससी से डीसी को बदलने का जो उपयोग है किसका किया जाता है? यानी कि एससी धारा को डीसी धारा में बदलना, यानी कि अल्टरनेटिव से डायरेक्ट करंट में बदलना, प्रत्यावर्ती से दिष्ट धारा में। आप लिख लीजिए, एससी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब होता है वो होता है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। दोनों आप नोट कर सकते हो, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। देखो, प्रत्यावर्ती से दिष्ट में बदलने का जो उपकरण होता है वो होता है दिष्टकारी। क्या? दिष्टकारी नाम होता है, दिष्टकारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है दिष्टकारी। तो आपका उत्तर है वो रेक्टिफायर हो जाएगा। एक होता है इन्वर्टर। अब ये बताओ इन्वर्टर क्या काम करता है? इन्वर्टर रेक्टिफायर का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा काम करता है। ये एससी को डीसी में बदल रहा है, ये डीसी को एससी में बदलेगा। एससी में कौन? इन्वर्टर। इन्वर्टर डीसी को एससी में बदलता है, जबकि दिष्टकारी यानी कि जो रेक्टिफायर है वो एससी को दिष्टकारी में बदलता है, दिष्ट धारा में बदलता है। ये आपको याद रखना। अगर रेक्टिफायर के उदाहरण की बात करें तो आप मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है उसका उदाहरण ले सकते हो। इतनी बात आपके क्लियर हो गई क्या? शायद मैं सोच रहा हूं कि ये आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। मैंने इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। क्या? यदि 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध बताना है। देखो, समांतर क्रम में दे रखा है, समांतर क्रम, या जिसे हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है 1/r बराबर, यानी कि 1 के बट्टे में लगाकर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, 1/rn इस प्रकार से होता है। तो ये आपको याद रखना। अब आपको 2 ओम दे दिए, 2 प्रतिरोध दे दिए, तो तुल्य प्रतिरोध तो आपको ज्ञात करना 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 कर दो। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, r1 1/2 प्लस 1/4, यानी कि 1/r बराबर ये इसके 4 क्या आ गया? एलसीएम आ गया, तो 2 + 1 यानी कि 3/4। ये मान किसका आया है? ये 1/r का आया है, लेकिन आपको r का मान ज्ञात करना है, तो यहां से मैं यहां पुट कर देता हूं। तो 1/r बराबर क्या आया? 3/4 आया। तो r बराबर क्या आएगा? 4/3 आएगा। तो आपका तुल्य प्रतिरोध है
वो 4/3 ओम हो जाएगा, 4/3, यानी कि आपका ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से मिलाओ किसका उत्तर सही है। अगर आपको यही जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में दे देते तो डायरेक्ट इनका योग हो जाता और 2 और 4 6 ओम हो जाता, लेकिन आपको समांतर क्रम में दे रखा है तो आपको इस प्रकार से इसको क्या करना होगा, हैंडल करना होगा। जल्दी से बताओ, इतना समझ में आ गया क्या? जल्दी से बता दो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 16 नंबर, क्या जीव विज्ञान की किस शाखा में यकृत का अध्ययन किया जाता है? यकृत यानी कि लीवर का अध्ययन किया जाता है। देखो सारे नाम एक जैसे और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। देखो पहले तो बता देता हूं, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी होता है उत्तक का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन। एक है हिमेटोलॉजी, हिम से आप पकड़ो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से आप क्या करोगे, रक्त, तो रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ ब्लड। ये आपको याद रखना। अगर बात करें यकृत की तो ये हिपेटोलॉजी होता है, यानी कि स्टडी ऑफ लिवर है वो क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी या हेपेटोलॉजी कहलाता है। नीचे दे रखा है साइटोलॉजी, ये स्टडी ऑफ सेल है। सेल का मतलब कोशिका, यानी कि कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। और हिपेटोलॉजी है ये किसका, यकृत का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है 17 नंबर, क्या दे रखा है, मसूड़ों के रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है? यानी कि जो मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है उसका जो श्रावण है वो कौन रोक सकता है? या हम कह सकते किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त बहने लगता है। तो जल्दी से बताओ, आप ऑप्शन देखोगे तो इसका उत्तर होता है विटामिन सी, विटामिन सी, जो कि इसमें खट्टे फलों जैसे संतरा, आंवला उसमें पाया जाता है। अब आपको रासायनिक नाम दे रखे नीचे, तो आप देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल, तो आपका उत्तर है वो डी हो जाएगा। रेटिनोल होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, किसका, ए का। थायमीन है विटामिन B1 का होता है, B1 का होता है। निकोटिन है ये तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है, में उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है, तो वो निकोटिन होता है। ये आपको याद रखना। आपको पूछा है मसूड़ों में रक्त है वो किसकी कमी से आता है, तो वो आता है एस्कोर्बिक अम्ल, या किससे रोका जा सकता है, तो एस्कोर्बिक अम्ल के माध्यम से, जो विटामिन क्या है, सी है, उसके माध्यम से क्या रोका जा सकता है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है 18 नंबर, क्या दे रखा है, वृद्धि हार्मोन ग्रंथि से स्रावित होता है। जल्दी से बताओ वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन तो आप सबको पता है, वृद्धि हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि में। ये कहां मौजूद होती है, मस्तिष्क में, और ये मटर के दाने के समान होती है। ये भी आपको याद रखना, इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न आता है अग्ना से, अग्ना से ग्रंथि से कौन सा, तो वो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ये आपको याद रखना। थायराइड की बात करें तो इसको कहते हैं आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, ये भी आपको याद रखना, जो कि गले में मौजूद होती है। एड्रिनल, इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि कई बार इंग्लिश में दे देते हैं, कई बार हिंदी में नाम देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो एड्रिनल का मतलब अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड का मतलब आउटू ग्रंथि, पिट्यूटरी का मतलब पीयूष ग्रंथि, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 19 आपके सामने, क्या कुनेन दवा का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कुनेन है ये बनता किससे है, किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना पादप से।
सिनकोना पादप से कुनेन को प्राप्त किया जाता है, जो कि मलेरिया की क्या है, एक औषधि है। तो मलेरिया आपका उत्तर सही हो जाएगा। मैंने बता दिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, मादा एनाफिलीज मच्छर, और यहां आपको एक याद रखना हेजा है, ये मक्खी, घरेलू मक्खी होती है, उसके कारण एक प्रश्न आता है चूहे के कारण। जल्दी से बताओ, चूहे के कारण प्लेग बीमारी होती है, कुत्ते के काटने से तो वो रेबीज होती है, और मक्खी से संबंधित कौन है, तो वो आपको हेजा करना है। अगर मच्छर से संबंधित बात करें, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया या किससे, मच्छर से संबंधित होते हैं। यानी कि बात करें मलेरिया की तो यह मादा एनाफ्लीज मच्छर, और बात करें डेंगू और चिकनगुनिया तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू या चिकनगुनिया होता है। अगला प्रश्न नंबर 20, बंदर किस प्राणी जगत में आता है। देखो बंदर है वो हमारे जैसा ही तो होता है, बिल्कुल होता है, मानव के जैसा ही होता है, क्योंकि मानव भी पहले कैसा था, बंदर ही था। तो आपको याद रखना ये किस प्राणी जगत में आती है, स्तनधारी। इसमें स्तनधारी, तो स्तनधारी देखो मेमल्स इंग्लिश में कहते हैं, मेमल्स स्तनधारी, ये आपको याद रखना। रेप्टाइल की बात की तो सरीसृप हो गया, श्रिप हो गया, सांप हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये रेप्टाइल में आते हैं, यानी कि रेंगने वाले जानवरों में आते हैं। आपको पूछा है कौन, बंदर, तो बंदर किस जगत का प्राणी है, तो वो मेमल्स का प्राणी है, यानी स्तनधारी प्राणी है। अगला प्रश्न नंबर 21 आपके सामने क्या है, निम्न में से अचुंबकीय पदार्थ है, यानी जिसकी तरफ चुंबक है वो आकर्षित नहीं हो सकती, वो बताना आपको। देखो आप ऑप्शन में देखो, लोहा तो है, चुंबकीय है, कोबाल्ट भी है, निकल भी है, लेकिन बिस्मिथ ये क्या है, इसका जो प्रतीक होता है Bi होता है, ये क्या है, ये एक अचुंबकीय पदार्थ है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 22 आपके सामने क्या, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। यानी कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये बैरल मात्रक किसका है, बैरल मात्रक है आयतन का, किसका मात्रक है, आयतन का, ये आपको याद रखना किसका है, आयतन का मात्रक है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, कितने, 159 लीटर होते हैं, ये आपको याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 23 आपके सामने क्या, एक पिकोग्राम बराबर ग्राम होता है। एक पिको, पिको का मतलब होता है 10 की घात 12, ये आपको याद रखना। अब देखो एक ग्राम की बात करें, एक ग्राम में 10 की घात 12 पिकोग्राम होते हैं, कितने, 10 की घात 12 पिकोग्राम होती है। तो आपको एक पिकोग्राम में ग्राम पूछा है, तो वो क्या होगी, घात इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो आप देखो 10 की घात -12, ये आप, ये नैनो होता है, नैनो, और ये होता है, ये होता है क्या, माइक्रो, ये भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, पिकोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ये प्रश्न कई बार नैनोग्राम, इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 24 आपके सामने क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा उसमें इकट्ठी है और वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ऐसा कौन सा होता है उपकरण, तो आप सबको पता है, विद्युत सेल कह दो, बैटरी कह दो, वो क्या होती है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है, तो वो करती है बैटरी या सेल। तो आप ऑप्शन में देखो बैटरी आपको दे रखा है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीटर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को, विद्युत को किसमें, तापीय ऊर्जा में बदलता है, ये आपको याद रखना। मोटर की बात करें तो ये विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये भी आपको याद रखना। डायनमो है, ये यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, ये भी आप नोट करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न नंबर 25 आपके सामने क्या दे रखा है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार
पहले तो बात कर लेते हैं ये थर्मामीटर है क्या, तो तापमान मापने का उपकरण है, ये तो आपको पता हो गया। और इसमें क्या पारा भरा होता है, यानी कि Hg यानी कि मरकरी भरा होता है, ये तो आपको पता है। अब इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी फोरेनाइट। आप जब पैमाने के जो पढ़ते हैं, मतलब कितने मात्रकों में पढ़े जाते हैं, केल्विन हो गया, फोरेनाइट हो गया, रोमर हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये जो फोरेनाइट है इसने किसकी, थर्मामीटर का आविष्कार यानी कि खोज की थी। ये आपको याद रखना। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो वो प्रिस्टले की थी, ये आपको याद रखनी है। फोरेनाइट ने किसकी, तो थर्मामीटर की। एक प्रश्न आता है पीएच स्केल की खोज किसने की थी, ये प्रश्न कई बार आ जाता है, स्केल की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न आता है परम शून्य ताप कितना होता है, तो 0 केल्विन होता है, ये भी आपको याद रखना है। इतनी बात आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 26 आपके सामने क्या दे रखा है, एक चालक प्रतिरोध कितने 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्टेज के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसकी धारा बतानी है। इसमें प्रवाहित क्या बतानी है, धारा बतानी है। आपको नियम आता होगा ओम का नियम। ओम का नियम कहता है V बराबर IR, यही तो कहता है ओम का नियम। तो इसमें आप मान पुट कर सकते हो। आपको पूछा है धारा, यानी कि आपको मान पूछा है I का, किसका, I का मान पूछा है, तो I को इधर रख लो और V बट्टे R हो जाएगा। तो अब जल्दी से आप करो, V का मान कितना है, V का मान है 110 और इस प्रतिरोध का मान है 440, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको एक बार 4 बार यानी कि 1/4 ओम, सॉरी एम्पियर, क्योंकि धारा है एम्पियर, हमें धारा ज्ञात करनी है, तो 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर धारा, 1 सेकंड 20 लिख दिया गया, 25 एम्पियर क्या होगी, उस तार में धारा प्रवाहित होगी। आर का मान 0.25 एम्पियर आ गया है, तो आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का न्यूमेरिकल कई बार नॉर्मल सा आ जाता है। अगला प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, क्या उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। उत्प्रेरक होता क्या है, ये क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, वेग बढ़ा देता है, ये आपको यानी कि प्रेरित कर देता है, यानी कि बढ़ा देता, जैसे हम कहते हैं मोटिवेशन। आपको कई बार मोटिवेशन मिलता है तो आप क्या करते हो, जैसे मोटिवेशन देख के ही तो क्या करते हो, पढ़ने लग जाते हो खूब सारे, लेकिन 2-3 घंटे के बाद मोटिवेशन खत्म। उसी प्रकार उत्प्रेरक, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा देना, तो उत्प्रेरक, उसी से यह शब्द बना है उत्प्रेरक है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसकी खोज है वो की थी बर्जीलियस ने, किसने, बर्जीलियस ने की थी, ये आपको याद रखना। बर्जीलियस ने किसकी खोज की थी, उत्प्रेरक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, नाभिक की थी, ये आपको याद रखना। अब कई बार आप कहते हो सर प्रोटॉन की किसने की थी, इसमें आप कंफ्यूज रहते हो। देखो प्रोटॉन की खोज है वो तो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, किसने, गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन इसका नामकरण, नाम किसने दिया था, तब रदरफोर्ड दिया था, तब आपको रदरफोर्ड करना है। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना हो तो रदरफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसने नामकरण दिया था। अगला प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक बताना है। तो पोटेशियम का तो के होता है, सबको पता है, सीओ है, ये कोबाल्ट का है, ये आप नोट करके लिख सकते हो।
चलिए अगला प्रश्न नंबर आपके सामने है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या दे रखा है, आग बुझाने में सहायक गैस बतानी है आपको। आग बुझाने में सहायक गैस कौन सी होती है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल आपका जवाब सही है। देखो आग बुझाने में सहायता की बात करें तो वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और O2 यानी ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। में सहायक होती है, ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का सामान्य नाम क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट है, ये तो है रासायनिक नाम, आपको बताना है सामान्य नाम। पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब KMnO4, KMnO4, ये किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। सामान्य नाम इसे हम कहते हैं लाल दवा। क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। ये आपको याद रखना। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, ये किसका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक। शुष्क बर्फ की बात करें तो ठोस CO2 होता है, वो क्या, शुष्क बर्फ होती है। अब जल्दी से बताओ खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो NaHCO3, HCO3, ये किसका होता है, ये होता है किसका, खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इतने में पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 31 आपके सामने, क्या DDT एक है। DDT क्या है, DDT एक कीटनाशक है। क्या है, कीटनाशक है, ये आपको याद रखना। आपको पूछे एक TNT आता है, TNT, तो ये क्या है, ये एक विस्फोटक है। एक डायनामाइट आता है, ये भी क्या है, ये भी एक विस्फोटक है। दोनों याद रखना, कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। प्रतिजैविक की बात करें तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन यानी कि एंटीबायोटिक कौन सी होती है, तो पेनिसिलिन आपको याद रखना है। अम्ल की बात करें तो HCl आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 32 आपके सामने, सामान्य जल का पीएच मान कितना होता है, तो सबको पता है 7 होता है, ये आप नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 33 आपके सामने, क्या निम्न में से कौन सी ग्रंथि मुंह में मौजूद होती है। मुंह में पाए जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, लार ग्रंथि होती है। कौन सी, लार ग्रंथि होती है, ये आपको पता होगा। अधिवृक्क ग्रंथि का मैंने अभी बताया था एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी फ्यूज ग्रंथि को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, कौन सी, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ये आप नोट करके लिख सकते हो। और O2 जो कि थायराइड ग्रंथि है, जो कि गले में पाई जाती है, और गेंगा या गोइटर रोग होने से वो बाहर निकल आती है, जिससे गला क्या होता है, सूज जाता है। अगला प्रश्न नंबर 34 आपके सामने, क्या इनमें से लंबाई की इकाई नहीं है। आपको बताना लंबाई की इकाई नहीं है, तो लंबाई देखो मिलीमीटर है, लंबाई की है। एंगस्ट्रम है, ये भी लंबाई की है। लेकिन अश्व शक्ति ये किसकी है, ये शक्ति की है, पावर की है। ये आपको एक अश्व शक्ति, एक HP बराबर कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये आप नोट करके, पारसेक है, ये भी किसकी, दूरी की इकाई होती है, तो आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 35 आपके सामने, क्या बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये किसका होता है, बेंजीन का। यानी कि आपका उत्तर ये हो जाएगा। इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से किसकी, बेंजीन की जो संरचना होती है वो होती है, ये आप याद रख सकते हो। अगर बात करें C6H12O6, तो ये ग्लूकोज, किसका, ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 36 आपके सामने, क्या
कोविड 19 से शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? कोविड 19 यानी कि कोरोना वायरस है, उससे शरीर की कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है? तो हमें क्या होती है, जब कोरोना वायरस जो कोविड बीमारी होती है तब क्या होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। हमारा श्वसन अंग कौन सा होता है प्रमुख? तो फेफड़ा होता है। ये आप याद करके लिख सकते हो। यकृत की बात करें तो यकृत से पीलिया जो रोग होता है, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, ये भी आपको नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, मुर्गी पालन से संबंधित विज्ञान है, यानी मुर्गी पालन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है पल्ट्री कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्ट्री कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन। अगर बात करें एपी कल्चर तो मधुमक्खी पालन, अगर बात करें सेरिकल्चर तो रेशम कीट पालन। ये आप नोट करके लिख सकते हो। आपको पूछा है मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन होता है पल्ट्री कल्चर, ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 38 आपके सामने, क्या ऐसी कौन सी जंतु प्रजाति है जो एक विलुप्त प्रजाति है? देखो कई सारी ऐसी जंतु प्रजाति है जो क्या है, वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। आपको ऑप्शन के आधार पर करना है। देखो आप देखोगे तो आपको पता, कौवा तो अभी है, हाथी भी है, टाइगर भी है, लेकिन डोडो पक्षी है ये नहीं है। कौन सी? डोडो पक्षी जो प्रजाति है वो वर्तमान में क्या मौजूद नहीं है। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि ये कहां पाई जाती थी? ये हिंद महासागर का एक स्थानीय पक्षी था। किसका? हिंद महासागर का। हिंद महासागर में क्या पाया जाता था, ये आपको याद रखना। एक प्रश्न कौन सा आता है, जल्दी से बताओ। एक ऐसा जंतु और है जो भी क्या अभी विलुप्त है, जिसका नाम है डायनासोर। डायनासोर भी क्या है, विलुप्त है। ये भी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न नंबर 39 आपके सामने, क्या है? शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? शरीर का सोल्जर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। किसको? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं। अब इसको क्यों कहा जाता है? शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या करता है? बढ़ाता है, यानी कि रोगों से लड़ने को क्या करता है? सहायता करता है। रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? तो वो डब्ल्यूबीसी करता है। इसलिए इसको शरीर का सैनिक कहा जाता है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। ये आप याद कर सकते हो। आरबीसी भी बात करें तो इसका पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिका, ये आपको याद रखना। और इसका पूछा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है पलिया को कहते हैं। मैंने पिछली कक्षा में बताया था पलिया, तिल्ली, स्प्लीन, और ये क्या कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, या इसे हम रक्त बैंक भी कहते हैं। क्या? रक्त बैंक। ये भी आप याद रख सकते हो। प्लाज्मा रक्त का 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। और ये हल्के पीले रंग का होता है। पीला रंग होता है वो इसका बिलीरुबिन एक वर्णक होता है, जिसके कारण प्लाज्मा का रंग होता है वो हल्का पीला होता है। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो इसकी संख्या में गिरावट आने से कौन सी? डेंगू और चिकनगुनिया या चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है। चिकनगुनिया, ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। और आरबीसी में अगर कमी आती है तो कौन सा? तो आपको मैंने बताया था एनीमिया रोग जो होता है, उसमें एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि आरबीसी में गिरावट आने से। अगला प्रश्न नंबर 40 आपके सामने, क्या दे रखा है? निम्न में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी उसका वाहक कौन है, यानी उसको कौन ले आता है हमारे शरीर की तरफ?
और प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। तो ये क्या होता है? इसका वाहक होता है मच्छर। वो भी कौन सा? मादा एनाफिलीज। एनाफिलीज ये आप नोट करके लिख सकते हो। मक्खी से मैंने बता दिया हैजा होता है, चूहे से मैंने बता दिया क्या? प्लेग होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या देखा? आवर्त सारणी का त्रिक नियम किसने दिया था? जल्दी से बताओ, आवर्त सारणी का त्रिक नियम किसने दिया था? देखो, आवर्त सारणी सबसे पहले बात कर लेते हैं हेनरी मोजले ने। प्रश्न क्या है? आवर्त सारणी का त्रिक नियम किसने दिया था? हेनरी मोजले की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मॉडर्न पेरियोडिक टेबल किसने दी थी? तो हेनरी मोजले ने दी थी। किस पर आधारित है? ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। प्रश्न आ जाता है परमाणु क्रमांक पर। कौन सी जो टेबल है वो आधारित है? क्रमांक पर। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। एक है मेंडेलीफ, यहां मेंडेलीफ है, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है, भार पर आधारित है। क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसकी आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु किस पे भार पर आधारित है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार वहां कर देना है। अगर बात करें न्यूलैंड्स की तो इसने अष्टक नियम दिया था। और त्रिक नियम की बात करें तो वो डोबे राइनर ने दिया था। डोबे राइनर आवर्त सारणी से संबंधित डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत या त्रिक नियम कहा जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। चलिए अगला प्रश्न नंबर 42 आपके सामने। क्या हम प्रकृति में हमारी आंखों से जो भी देख पाते हैं उसका कारण क्या है? मैं यहां मेरी स्क्रीन है आगे, जो मतलब पीसी पड़ा है उसको देख पा रहा हूं, कैमरे को देख पा रहा हूं, मैं किसी वस्तु को देख पा रहा हूं, वो कारण किसका है? तो हमारी आंखों से क्या आता है? प्रकाश आता है। जैसे ही प्रकाश आता है वो वस्तु को टकराता है और वापस मेरी आंखों को सूचना देता है कि वहां वस्तु है। ये प्रक्रिया या किस में होती है? जैसे टकराया और वापस आना, ये क्या कहलाता है? ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो आपका उत्तर है प्रकाश का परावर्तन। ये आप याद करके लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। क्या ज्योति तीव्रता का मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ये आपको याद रखना। ओम है ये प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। वाट होता है वो शक्ति का होता है। मोल की बात के पदार्थ की मात्रा, ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 44 आपके सामने। क्या सापेक्ष आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है? यहां देखो आर्द्रता दे रखी है। आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? जल्दी से आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका उत्तर सही है, हाइग्रोमीटर। और ये जो हाइड्रोमीटर है ये अपेक्षित घनत्व है, अपेक्षित घनत्व है। अगर आर्द्रता की बात करें तब आपको हाइग्रोमीटर करना है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र है। लेक्टोमीटर दूध की सांद्रता, दूध की सांद्रता, ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। बेरोमीटर वायुमंडलीय दाब, वायु दाब मापा जाता है। और इसमें बेरोमीटर में भी क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। थर्मोमीटर में भी पारा भरा होता है। अगला प्रश्न नंबर 45 आपके सामने। क्या है? फोटोन मुख्यतः किसकी इकाई होती है? फोटोन एक प्रकाश की इकाई होती है। किसकी? प्रकाश की इकाई होती है फोटोन। फोटोन में कोई द्रव्यमान नहीं होता है,
इसमें कोई द्रव्यमान नहीं, तो इसमें केवल ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है। ये आप अगर यहाँ ऑप्शन में ऊर्जा दे देता तब भी सही हो जाता, फोटोन पैकेट्स के रूप में होते हैं, ये आपको याद रखना, जो कि किसकी है, प्रकाश की एक इकाई है। अगला प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय वानस्पतिक प्रयोगशाला यानी कि कौन सी नेशनल केमिकल जो मतलब लैब है, लेबोरेटरी है, वो कहां स्थित है। राष्ट्रीय जो रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहां स्थित है, तो वो स्थित है पुणे। पुणे कहां है, महाराष्ट्र में है। कई बार डायरेक्ट राज्य दे दिया जाता है तो वो भी आप कर सकते हो। और एक मैंने बताया था राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, तो वो लखनऊ में है, यानी कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहां है, लखनऊ में है। और केमिकल जो लैब है, नेशनल केमिकल लैब है, वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 47 आपके सामने, क्या निम्न में से हाइड्रोजन के आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, समस्थानिक। आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। एक होता है आइसोबार, आइसोबार का मतलब होता है समभारिक। ये आपको याद रखना। आपको पूछा है हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, तो ये सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइनो वायरस की वजह से बनता है, की वजह बनता है, यानी राइनो वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो राइनो वायरस जो भी हमारी जुकाम होती है, नॉर्मल जो जुकाम होती है, उसका कारण राइनो वायरस होता है आम जुकाम। ये आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 49 आपके सामने, क्या निम्न में से विभाज्य नहीं है, यानी इन कणों में से कौन सा कण है जो विभाज्य नहीं है, जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वो परमाणु है। ये आप याद रख सकते हो। इसका जो सिद्धांत है परमाणु का, सिद्धांत किसने दिया था, वो जॉन डाल्टन ने दिया था। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 50 आपके सामने है, जल्दी से बताओ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है, जल्दी से बताओ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसका एक सूत्र होता है, वो आप याद रख सकते हो। क्या होता है, इसका सूत्र होता है क्या, सेंटीग्रेड बट्टे 100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टे 180। ये इन दोनों का संबंध होता है। इससे आप इसकी वैल्यू रखकर क्या कर सकते हो, मान ज्ञात कर सकते हो। तो जल्दी से रखिए, देखो सेंटीग्रेड में आपको दे रखा है 25 बट्टे 100, 25 बट्टे 100 बराबर फ़ारेनहाइट में हमें ज्ञात करना है माइनस 32 बट्टे 180। तो देखो यहाँ 100 से ये कट जाएगा, कितने, 25 दोनों 50, 25 तो 25 को 100 4 बार, और ये 4 से काट दो आप, देखो 4 चौक 16 बच्चे 2 और 5 45। ये 45 इधर आ जाएगा, f माइनस 32 बराबर 45, और ये इधर जाएगा, जुड़ेगा 45 प्लस 32 यानी कि 7 और 7, यानी कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना होता है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 51 आपके सामने, क्या निम्न में से किन दो राशियों की इकाई समान है। ऐसी दो राशियां जिसमें क्या इकाई समान है। देखो बल क्या होता है, F बराबर ma होता है, और संवेग P बराबर mv होता है। इसका तो नहीं होता समान, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है। क्या, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, बल कहलाता है। एक प्रश्न आता है संवेग में परिवर्तन
तब आपको क्या आवेग होता है ये। तो यानी कि संवेग और आवेग का मात्रक होता है वो बराबर होता है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन ही आवेग होता है, तो इन दोनों का मात्रक समान होगा। तो आप ऑप्शन में देखो संवेग आवेग दे रखा है, लेकिन कार्य और ऊर्जा भी दे रखा है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक भी समान होता है, यह भी आपको याद रखना। कार्य करने की क्षमता, यहां लिख लीजिए, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, जबकि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। देखो जिस प्रकार से ये इधर वाला था उसी प्रकार से ये है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यानी कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, यानी कि दोनों को मात्रक समान होगा, लेकिन कार्य करने की दर होती है वो शक्ति होती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी बी और सी आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नोट करके लिख सकते हो और इसको याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला प्रश्न नंबर 52 आपके सामने, क्या पैरासीटामोल एक है? पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल एक क्या है? औषधि है। क्या है? औषधि है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न नंबर 53 क्या दे रखा है? मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? जल्दी से बताओ, कान में कितनी होती है, कपाल में कितनी होती है, चेहरे में कितनी होती है? देखो चेहरे में तो होती है 14, कितनी होती है? 14 होती है। कपाल में होती है 8। अगर बात करें किसमें, कान में, तो कान में होती है 6, और कान की एक हड्डी होती है स्टिपीज, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है, ये आपको याद रखना। एक होती है फीमर, जो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, बड़ी, बिगेस्ट होती है, और ये कहां पाई जाती है? जांग, या आपको कह सकता है पैर में पाई जाने वाली हड्डी है। अगला प्रश्न नंबर 54 आपके सामने, क्या है? निम्न में से मिश्र धातु नहीं है। देखो पित्तल एक मिश्र धातु है, इस्पात एक है, कांसा भी है, तो मिश्र धातु कौन सी नहीं है? तो आपको पता है एल्यूमिनियम एक क्या है? धातु है जिसका प्रतीक Al होता है। पित्तल की बात करें तो जिंक प्लस कॉपर इसका क्या होता है? मिश्रण होता है, जिंक और कॉपर का। अगर कांसा की बात करें तो जिंक और टिन होता है, Zn प्लस Sn होता है। ये किसका? कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? Zn प्लस Sn का होता है। ये आप याद करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 55 आपके सामने है, क्या? कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में उपयोग किया जाता है, AgI का। किसका? AgI। एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का मतदाता शाही में, मतदाता जो स्याही होती है उसमें प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर आयोडाइड का किसमें किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। ये आप याद रखना। 56 नंबर क्या दे रखा है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। एक नस्ल आती है मेरिनो, मेरिनो नस्ल किसकी है? भेड़ की है। ये आपको याद रखना है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल की हस्ती मेरी, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल की हस्ती मेरी, पल दो पल मेरी जवानी है। एक बार शेयर कर दीजिए इसी लाइनों के साथ, जल्दी से शेयर करके आ जाइए एक बार, क्योंकि क्लास अभी पूरी होने वाली है। और आपको कमेंट करके बताना लास्ट में
कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए। प्रश्न नंबर 57 क्या दे रखा है, पानी की बूंद गोलाकार किसके कारण होती है। पानी की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगर बात करें श्यानता की, तो श्यानता क्या होता है, द्रवों में लगने वाला घर्षण बल होता है। क्या, द्रवों में या तरलों में लगने वाला घर्षण बल, तरलों का घर्षण बल होता है। ये आपको नोट करके लिख लेना है। अगला प्रश्न नंबर 58 आपके सामने है, जल्दी से बताओ। निम्न में से 7 मूल राशियों में शामिल नहीं है। कौन सी राशि शामिल नहीं है, विद्युत धारा तो है, तापमान भी है, दूरी भी है, लेकिन वेग नहीं है। क्या है, वेग नहीं है। ये विस्थापन में, विस्थापन में परिवर्तन की दर है, की दर है। अब जल्दी से बताओ 7 मूल राशियां कौन कौन सी है। देखो, एक तो हो गई दूरी, लंबाई कह सकते हैं हम। क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गई, पदार्थ की मात्रा होगी, मात्रा हो गई, और ज्योति तीव्रता हो गई। ये क्या है, ये है 7 मूल राशियां, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 क्या है, ये 7 है मूल राशियां, और इनके मूल मात्रक एसआई पत्ती में देखो, इसका मीटर होता है, इसका आपको पता है केजी होता है, समय का सेकंड होता है, तापमान का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पीयर होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 59 आपके सामने, क्या, सोनार तकनीकी का आविष्कार किसने किया था। सोनार, SONAR, साउंड, नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेंजिंग, ये किसका होता है, जल्दी से बताओ। सोनार पर जो तकनीक है उसका आविष्कार किसने किया था, तो आप सबको पता है पॉल लैंगविन ने किया था। किसने, पॉल लैंगविन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का किया था। टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 60 आपके सामने, क्या 1 नैनोमीटर में मीटर होते हैं। तो मैंने बताया था नैनो का मतलब होता है, ये देखो 10⁻⁹ दे रखा है। अगर 1 मीटर में नैनोमीटर पूछे तो 10⁹ नैनोमीटर, ये आप याद रख सकते हो, मीटर होती है, ये आप याद रख सकते हो, नैनोमीटर, ये आप याद रख सकते हो। तो आपको पूछा 1 नैनोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो 10⁻⁹ मीटर होते हैं। 6 का मैंने बताया था माइक्रो, ये आप 10⁻³ का मतलब होता है मिली, ml या मिली लिख लो आप इसको, ml तो फिर लीटर के रूप में हो गया, मिली, मिली, माइक्रो, नैनो, ये आप याद रख सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं ये भी आज आपको कमेंट करके बताना है। और एक बार सभी अपने साथियों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए और दबाकर लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।